नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स का दोस्तों, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्लास चैप्टर है थर्मल फिजिक्स का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केटीजी भी बोलते हैं दोस्तों। अब इसमें हम दोस्तों वन शॉट में पूरा रिवीजन कर रहे होंगे बेसिकली, और इसमें सारे हम फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं, फोटो को सेट करते हैं इधर और नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे और जादू से इसे जूम कर लेंगे ना। यही तो होता है हर बार। तो हो गया है इस बार भी। चलिए शुरू करते हैं। केटीजी, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दोस्तों पहले हम बात करेंगे इसमें आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या होता है? आइडियल गैस लॉ बेसिकली हम पिछले ही चैप्टर में बता के आए थर्मोडायनेमिक्स में। बेसिकली चार कॉन्सेप्ट होते थे, एक बॉयल्स लॉ, एक फिर इसके बाद चार्ल्स लॉ, फिर कौन सा, एवोगैड्रोस लॉ, एक और ऐसा आता था आइसोबोरिक, आइसोबारिक में दोस्तों, आइसोबारिक में तो चार्ल्स लॉ, आइसोकोरिक में एवोगैड्रोस लॉ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता था, और एक और होता था ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता था। समझ रहे हो, ऐसा होता है। चलिए अब इसमें जो जो है हम उसमें वो बात कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, पहला है, पहला है कौन सा, बॉयल्स लॉ। किसके बारे में बात करेंगे? बॉयल्स लॉ के बारे में हम बात कर रहे होंगे। क्या होता है बॉयल्स लॉ? बेसिकली एक आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं पहले हम। आइडियल गैस इक्वेशन एक नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं आपको समझाने के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी स्क्वायर टू पीवी। क्या होता है दोस्तों? ये होता है पी वी स्क्वायर टू एन आर टी, ये होता है। तो बॉयल्स लॉ बोलता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये तो कांस्टेंट रहता है नहीं, ये तो डिफरेंट करता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें इस केस में आइडियल कंडीशन में एक मोल का ही लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। पी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बी के। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ये तो हम पिछले लेक्चर में बात किए थे जब ये फिजिक्स का था, थर्मोडायनेमिक्स में। आई यही यही इसमें दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, बॉयल्स लॉ होता है टेम्परेचर कांस्टेंट में आइसोथर्मल पे लगता है फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीवी, क्योंकि पीवी जो होता है कांस्टेंट होता है। आई होप समझ गए होंगे। फिर पी और वी का जब ग्राफ लेंगे दोस्तों तो हाइपरबोला होगा, आर एच पी होगा। तो वन अपॉन ये टी, और टी इसका जो होगा स्लोप होगा, टी इसका क्या आएगा, स्लोप होगा, टेम्परेचर क्या आएगा, स्लोप आएगा। तो इसमें मेंशन किया था टी वन बड़ा होता है, टी टू बड़ा होता है, तो आपको स्विंग की निकालना होता है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? जैसे इस क्वेश्चन में मैं इस नेक्स्ट पेज पे ही चलता हूँ, जैसे जो स्लाइड लिया था इस पेज पे ही आते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कैसे ये ग्राफ को स्टडी करते हैं बेसिकली। पहले इसको इधर कर लेते हैं एक कॉर्नर में, और यहाँ पे हम करते हैं स्टडी ग्राफ। बेसिकली दोस्तों कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, पी और वी का ग्राफ दिया हुआ है। एक यहाँ से ऐसे गया है, आर एच पी क्या होता है, राइट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर वन होता है, ये टेम्परेचर टू होता है। अब इसमें बोलेगा कि दोस्तों किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। आप ये काम करना कि आपको पहले या तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए या तो प्रेशर कांस्टेंट करिए। अब मैं कर रहा हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट। किसको? वॉल्यूम। इसको मान लीजिए ऐसे एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे इसको मिला देते हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इसको हम सही से बना देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, हम पूरा सही से बना देते हैं फिर से। एक मिनट आप लोग वेट करिए, जस्ट अ मिनट, जैसे समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बना के ही रहेंगे हम लोग। हम्म, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, और किसकी बात कर रहे हैं? बॉयस लॉ की बात कर रहे हैं। कैसा कैसा इसमें ग्राफ आएगा?
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, मान लीजिए ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया इस केस में, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, मतलब ऐसे एक डॉट 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 ऐसे लाइन बना दीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट बना दीजिए और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना दीजिए। प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इस केस में इस ग्राफ में प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है। फिर आप एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए, ये T2 का है तो यानी यहाँ पे होगा V2 का, एक यहाँ ये है T2 का यानी V1 का। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। आपको पता है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन निकाल रहे हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए V1 ज्यादा है V2 कम है, यानी इसका मतलब ये होगा T1 ज्यादा होगा T2 से। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे V1 ज्यादा है V2 से, तो यानी T1 ज्यादा होगा T2 से। समझ गए, ये ग्राफ स्टडी करने का बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, एक एक को आप उसमें कांस्टेंट रख दीजिए और दूसरे के रेस्पेक्ट में सॉल्व करके निकालेंगे, एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए अपने पेज पे वापस चलते हैं और हम बात करते हैं अपने पॉइंट्स की। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ग्राफ हो गया और मान लीजिए 1/v का P और 1/v का रिलेशन निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। समझ गए, रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस की बात करते हैं। प्रेशर और V का जो है यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 कैसे आया मैंने आपको बता दिया। तो जब रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर करेगा तो एट हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस की तरह। दोस्तों अभी एक कंडीशन बताऊंगा कि रियल गैस कब बिहेव करता है आइडियल गैस। आइडियल गैस मान लीजिए वो दुनिया संसार से एकदम एकदम परे है, वो मतलब मोह माया से परे है दोस्तों। तो सब लोग मोह माया से परे होना चाहते हैं, या आप कह सकते हो वो एक स्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो आइडियल गैस एक ऐसा वो है, एक स्टेबल जिंदगी है, तो सब लोग आइडियल गैस बनना चाहते हैं। तो रियल गैस भी किसकी तरह बिहेव करना चाहेगा, आइडियल गैस की तरह। अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कब रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस पे। ठीक है, यहाँ पे दिया है एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा तब रियल गैस बिहेव करना शुरू करेगा आइडियल गैस की तरह। समझ गए, आइए आगे बात करते हैं। रियल गैस फॉलोस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, जब रियल गैस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर दोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, आपका आइडियल गैस की तरह। समझ गए, कहते हैं नहीं, जब आप मान लीजिए कामयाब नहीं हो तो आप अपने आप को इतना एफर्ट्स दो, इतने मतलब मजबूत बनो हर चीज से लड़ने के लिए, हर चीज से लड़ने के लिए, हर जो समाज के हैं तत्व, जो अपने आप से लड़ने के लिए, हर चीज से लड़ने के लिए जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, एक दिन सफल हो जाएंगे। तो वो सफल होने का मतलब दोस्तों आपका एक एम होना चाहिए, जो एम है वो आप पा लिए हैं कि नहीं, वही होता है सफल होने का मतलब दोस्तों। देखिए, एम होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में दोस्तों। अगर आप पा गए हैं तो वो सफलता में ही काउंट किया जाएगा। और हब सबका एम अलग अलग होता है दोस्तों। ऐसे अगर बात करें एक बिजनेसमैन का, उसका एम होगा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने का। ठीक है, तो वो बनने की कोशिश करता रहेगा। इधर मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो वहां तक पहुंच जाए दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, लेकिन वो कोशिश करता रहेगा बनने के लिए। ठीक है, और एक मान लीजिए टीचर है, एक स्टूडेंट एक टीचर है, वो क्या कहेगा, उसको दुनिया की सारी नॉलेज हो जाए तो वो नॉलेज लेने की कोशिश करता रहेगा जब तक उसका जीवन है, वो नॉलेज लेता रहेगा। और एक साइंटिस्ट है दोस्तों, मान लीजिए उसे कुछ खोज करना है, या मान लीजिए उसे इंसानियत को एक नए तरीके से एक नया जीवन देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ इस अर्थ से अब हट के मार्स पे हम लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे विकास करते जा रहे हैं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इस समय एलन मस्क भाई साहब हैं जो काम कर रहे हैं और अपने नाकामियों से कोशिश करते करते, मतलब जो उनकी गलती है उससे कोशिश करते करते सीख रहे हैं और उसे इम्प्रूव करते करते हमको एक दिन मार्स पे पहुंचाने की प्रॉमिस किए हुए हैं। तो सबको एक प्रॉमिस करना चाहिए, यही है जो एक आइडियल गैस है वहां पे पहुंच गया है। एक आइडियल गैस समझ लीजिए वो कंडीशन है, एक आपका आइडियल कंडीशन ड्रीम है। और रियल गैस हम लोग रियल में जो है वो आइडियल गैस बनना चाहते हैं, बस यही वही यहाँ पे रिलेट किया जाएगा। समझ गए, मतलब जो बुकिश लैंग्वेज है आपके रियल लाइफ से
रिलेट किया जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। सेकंड क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है दोस्तों? जब आइसोबारिक कंडीशन मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। कैसा? आइसोबारिक कंडीशन मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। फिर से आइए एक नया पेज लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे पीवी इक्वल टू एन आर डी। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया है मतलब क्या होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों। हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन ले रहे हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, यानी V अपॉन में T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। V अपॉन में T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ गए? आई होप समझ जाओगे। ठीक है, यानी V1T1 बराबर V2T2 के बराबर हो जाएगा। समझ गई? आई होप समझ जाओगे। मतलब एक वॉल्यूम दिया रहेगा, एक टेम्परेचर दिया रहेगा, दूसरा वॉल्यूम निकालना रहेगा और टेम्परेचर दिया रहेगा, तो आप निकाल लोगे कि नहीं? आई होप निकाल लोगे। अगर निकाल लोगे तो आइए आगे बढ़ते हैं। यही बात किया है दोस्तों। अब इसका इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ मान लीजिए एक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ V और किसका? T के बीच में। कैसा बनेगा? डायरेक्टली, डायरेक्टली बनेगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। कैसे बनेगा? डायरेक्टली। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे डिस्टेंस पे छोड़ के, समझिए, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस को यहाँ से मैं निगलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ मैं डॉट 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 लगा के ऐसे टेम्परेचर का ग्राफ बना दे रहा हूँ। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम यानी आइसोबारिक कंडीशन। समझ गए? फॉर अ गिवन मास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। v किसके प्रोपोर्शनल है? t के। यानी v अपॉन में t क्या है? कांस्टेंट होता है। आई होप समझ गए होंगे। तो वहां पे जो स्लोप देता है क्या देगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन स्लोप देगा प्रेशर। ठीक है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन स्लोप कैसे होगा? यहाँ पे अब ये समझा देते हैं कि मान लीजिए दो ग्राफ दिया रहेगा, उसमें पूछ लेगा कौन से प्रेशर ज्यादा और कौन सा कम होगा। आइए बात करते हैं उसकी। आइए हम बात कर लेते हैं उसकी दोस्तों। क्या इसकी? इसकी ये तो हो गया यहाँ पे। हाँ, एक मिनट। हाँ, आइए दोस्तों। मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक ग्राफ में बना रहा हूँ, आपको समझना है कि कौन सा इसमें होगा। ठीक है, ये है V, ये है T। अब इसका स्लोप क्या देगा? आपको पता होना चाहिए, प्रेशर देगा। ये स्लोप क्या होगा? इसका प्रेशर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो ग्राफ हैं, दो ग्राफ ऐसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ये मान लीजिए P1 है, ये मान लीजिए P2 है। अब P1 P2 में रिलेशन क्या है? अब क्या करिए आप, पहले आप एक को मैंने बोला था कांस्टेंट कर दीजिए, चाहे वॉल्यूम को चाहे टेम्परेचर को। मैं यहाँ पे इस पिछली बार वॉल्यूम और पिछली बार इस तरफ किया था, अब इस बार टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहा हूँ। टेम्परेचर को लीजिए कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, 2 पॉइंट बन जाएंगे। अगर 3 रहेंगे तो 3 पॉइंट बन जाएंगे। अब 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, ये है P2 यानी यहाँ पे हो जाएगा V2, ये है V1, ये है P1, तो यहाँ हो जाएगा V1। ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है। वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे बताइए वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वॉल्यूम 1 ज्यादा है वॉल्यूम 2 से, यानी प्रेशर 2 ज्यादा होगा प्रेशर 1 से, कि नहीं होगा? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। या अगर इस तरफ करते, हाँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो टेम्परेचर के रेट में तो वो हो जाता। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। आइए इस पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए प्रेशर 1 को नीचे किया है, प्रेशर 2 को ऊपर किया है, तो यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट करेंगे तो बात वही आएगी, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से बताया है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बात आगे करते हैं दोस्तों। वहां पे बेसिकली क्या किया है, जो यहाँ पे प्रेशर 1 को नीचे किया है, प्रेशर 2 को ऊपर किया, तब वो वही वाली बात आ जाएगी। समझ गए? तो सेम है। रियल गैस एंड आइडियल गैस की बात करते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन स्टेट होगा। इफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस तो थोड़ा सा अबव में निकलेगा, थोड़ा सा। अगर केल्विन में है तो थोड़ा ऑरिजिन से पास होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अबव में जाके ऐसा सी स्टेट लाइन बनेगा, वाई इंटरसेप्ट बनेगा। समझ गए? जिसे वी नॉट बोलते हैं। आइए एक लास्ट और इसमें थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं,
एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है? बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, दोनों अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए आइडियल गैस की इक्वेशन में, तब क्या होगा? सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? N के, ठीक है। यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा, समझ गए। फिर क्या होगा? बिकॉज आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, बिकॉज आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। कैसे होगा दोस्तों? आइए मैं आपको एक नया स्लाइड लेता हूँ, उसमें बताता हूँ क्या बोला है। पी वी स्क्वेयर टू एन आर टी होता है। अब बोला है प्रेशर भी कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। यानी यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स बचा है, तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। ये कौन बताया था? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बताया था, क्योंकि R भी क्या है? कांस्टेंट होता है। तो यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हीलियम मॉलिक्यूल, V इज डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आइए आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे देखिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस। बॉयल्स में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एक होता है और दोस्तों, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। एवोगैड्रोस इसमें एवोगैड्रो होता है। एवोगैड्रोस क्या बोलता है? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों प्रेशर और टेम्परेचर, सॉरी, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो जाए, तब क्या होगा? तब वहां पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर आएगा। तब वहां पे एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म होगा दोस्तों, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, समझ गए। आइए डेंसिटी ऑफ गैस इससे निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला होता है दोस्तों पीएम अपॉन में आरटी। पीएम अपॉन में आरटी। पी है प्रेशर, एम है मोलिकुलर मास, आर है रेट कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर। या अगर हम के फॉर्म में लिखें, पी 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 एम अपॉन के इंटू टी। के क्या होता है? के दोस्तों, के बेसिकली कुछ नहीं होता है, आर इंटू एन ए होता है। आर इंटू एन ए होता है, या आर डिवाइड बाई एन ए होता है, सॉरी, आर डिवाइड बाई एन ए होता है। कि P इक्वल टू आर डिवाइड बाई एन ए होता है। एक मिनट, आर डिवाइड बाई एन ए होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, P जो होता है कि P डेंसिटी जो होता है, कैसे निकालेंगे डेंसिटी? अगर इसमें निकालेंगे डेंसिटी में पी एम अपॉन में आर टी। पी एम, पी क्या है? प्रेशर, एम क्या है? मोलिकुलर मास, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, ठीक है, समझ गए। आई होप समझ गए होगे। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या है आइडियल गैस। आइडियल गैस एंड रियल गैस की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1 है, T2 इज ग्रेटर देन T1, ऑन ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर रियल गैस अप्रोचेस द आइडियल गैस। जब भी हम इस कंडीशन में या टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तब वो क्या करेगा? रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने शुरू कर देगा? आइडियल गैस की तरह। रियल गैस बिहेव आइडियल गैस। तब वहां पे क्या होना चाहिए? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इसमें पूछता है दोस्तों कि टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ टी वन इज T2 इज ग्रेटर देन T1, लेकिन ये रियल गैस का है, ये आइडियल गैस का होता है, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे अपना है काइनेट केटीजी पोस्टुलेट। केटीजी पोस्टुलेट क्या होता है? आइए हम देखते हैं केटीजी पोस्टुलेट क्या होता है। इसको पहले यहाँ पे कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये यही सही है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये सही, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। चलिए, केटीजे पोस्टुलेट क्या बोलता है? पहला, गैस इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दोस्तों जो गैस होता है, जो सराउंडिंग का जो गैस होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? एटम और मॉलिक्यूल से। ये कौन बताता था? केटीजे का जो पोस्टुलेट है। समरी पॉइंट है दोस्तों, पूरा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो ये समरी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। गैस किससे बना होता है? गैस मेड अप ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस होंगे, सेम जो मॉलिक्यूल होंगे, उसका सेम गैसेस का जो मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी, आर आइडेंटिकल इन सभी रिस्पेक्ट में, ऑल रिस्पेक्ट, जैसे कि मास, शेप, साइज,
उनके मास भी सेम रहेंगे, शेप भी सेम रहेंगे, साइज भी सेम रहेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम मोशन करेंगे, जिगजैग मोशन, कहीं भी कुछ भी करेंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते जो है हुए करेंगे रैंडम मोशन। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। ऑल द कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल अमंग देमसेल्फ एंड वॉल ऑफ कंटेनिंग। सभी कोलिजन क्या होगा? या तो गैस गैस के मॉलिक्यूल के बीच में होगा, या गैस और कंटेनर के मॉलिक्यूल के बीच में होगा। मान लीजिए मान लीजिए ये कंटेनर का वॉल है, ये कंटेनर का वॉल है, इसमें क्या है? गैस है। गैस, मान लीजिए इसमें ये गैस है सराउंडिंग में, तो ये या तो गैस से टकरा सकता है, ये गैस गैस से टकरा सकता है, या इससे वॉल से टकरा सकता है। यही पॉइंट बोला है। आई होप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? द प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। दोस्तों, जो इसमें प्रेशर बिल्डअप हुआ वो कैसे हुआ? जब गैस गैस मॉलिक्यूल में कोलिजन हुआ, जब गैस गैस मॉलिक्यूल में कोलिजन हुआ तब क्या होगा? गैस गैस मॉलिक्यूल में कोलिजन हुआ, मतलब टकराया, तो इसके बीच में कुछ प्रेशर आएगा। यहाँ पे कुछ लग रहा है प्रेशर, यहाँ पे कुछ आ रहा है। जब ये टकराएगा तो ये प्रेशर प्रेशर कहाँ लगेगा? वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर का जो वॉल होगा, मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर के वॉल पे लगेगा। ठीक है, समझ गए? दीवार पे लगेगा उस कंटेनर के। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? गैस का काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है। दोस्तों, अभी आगे हम बताएंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी गैस पे डिपेंड करता है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, आगे हम अभी बात कर रहे होंगे डिटेल में। बस इतना याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल सिर्फ और टेम्परेचर पे। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल व्हेन द कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सराउंडिंग या गैसेस के मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। दोस्तों, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं ये पेन के साइज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और वो पूरे सराउंडिंग में भरा पड़ा है। इसमें जो अंदर जो इसके वॉल्यूम है, ये नेग्लिजिबल होगा जो इसके सराउंडिंग में गैस में भरा हुआ होगा। समझ गए? वो तो जाहिर सी बात है, पूरा एकदम एक क्रिकेट स्टेडियम है, वहां छोटा सा घास का जो ये निकल रहा है एक डिब्बा का, वहां पे निकालोगे तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा। समझ गए? और समझ गए होगे, एक बॉल का वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा। देयर इज नो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, इन जो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल। दोस्तों, इसमें ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर देते हैं। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। डेट इज काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कैसे होता है? दोस्तों, प्रेशर और जो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से जब सॉल्व करोगे तो इसका एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा। दैट इज पीवी इक्वल टू 1/3 m एन ए इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। वी आर एम एस का स्क्वायर, ये क्या होता है दोस्तों? m जो होता है मास होता है, n जो होता है n जो होता है na जो होता है 6, इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी गलत लिख दिया हूँ, ये होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है। ठीक है, समझ गए? और यू आर एम एस को कैसे निकालते हैं? यू आर एम एस को निकालने के लिए, यू आर एम एस का स्क्वायर निकालने के लिए दोस्तों, यू वन का स्क्वायर या एक्स एक्सिस में लेते हैं यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर, ऐसे लेते हैं। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ठीक है। अब जब इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे दोस्तों, तब यहाँ पे आपका इक्वेशन निकलेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी का, जिसे हम लॉ ऑफ पार्टीशन एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? या क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? लॉ ऑफ इक्वी इक्वी पार्टीशन पार्टीशन। ठीक है। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोलता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 पीवी के। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 के इंटू टी। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं डिपेंड करता, वॉल्यूम प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए एक्स एक्सिस वाला भी निकालेंगे तो ये 3/2 किसके बराबर हो जाएगा? के इंटू टी। बोल्टजमैन कांस्टेंट की होता है के इंटू टी, और यहाँ पे क्या हो जाता है? वी आर एम एस यानी
वी एक्स का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, या वी वाई के बराबर हो जाएगा, या वी जेड के बराबर, किसी के बराबर करोगे वही आएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसके बाद करते हैं। पहले क्या करेंगे, ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। ताला को तोड़ दिया और इसे जूम कर लिया दोस्तों। आइए दोस्तों, बेसिकली ये एक छोटा सा चैप्टर है, तो ये जल्दी से हो जाएगा, ज्यादा घबराने के नहीं है, ठीक है। बट इससे एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आने की रहती है हमेशा, तो दिमाग में बैठा लीजिए, एक क्वेश्चन करना है तो 4 नंबर आएगा, नहीं तो 5 नंबर करके आ जाएंगे, ठीक है। आना रहेगा 4 नंबर, आ जाएगा 5 नंबर, एज यू नो। कैसे? अगर सही होगा 4 नंबर, गलत हो जाएगा तो 5 नंबर। वही है, जादू हो जाएगा आप लोग के साथ। समझिए, ज्यादा नंबर नहीं लाना है, जो एक्यूरेट नंबर है वही लाना है, 4 नंबर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी की बात करते हैं। फिलहाल ये नीट की बात है, जेई में भी ऐसा भी हो सकता है। समझ गए? चलिए आरएमएस वेलोसिटी की बात है। वी आरएमएस जो होता है, रूट में क्या होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन में एन होता है। एन जो होता है नंबर ऑफ कितने लिए हैं। समझ गए? अगर इसका स्टैंडर्ड टर्म में केटीजी के फॉर्म में बात करें, वे आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल तब कैसे निकलेगा, वी आरएमएस जो होता है रूट में 3 RT/m होता है। m क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। अब फिर वी आर एम एस बराबर ही हो सकता है 3 3 इंटू के इंटू टी, 3 KT अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगर के टर्म में दिया है तो ऐसे निकाल सकते हो। या अगर प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में पूछा है वी आर एम एस रिलेशन, तब क्या होगा, रूट में 3 P/D। पी क्या होता है प्रेशर, डी क्या होता है डेंसिटी होता है। आई होप समझ गए होगे। अगर यहाँ तक समझ गए हो तो आप वी आर एम एस के क्वेश्चन लगाने के काबिल हो गए हो, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, इफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन वॉल्यूम डिक्रीजेस सो डेंसिटी इंक्रीजेस। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज कराओगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्या बोला, अगर प्रेशर बढ़ाओगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। समझ गए? समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। आइए वीआरएमएस और वेलोसिटी ऑफ साउंड का रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है, ये बता दीजिए, रूट में गामा आर टी होता है, गामा आर टी बाई एम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड का गामा आर टी बाई एम होता है। ये लाप्लास करेक्शन बताए थे, जबकि जो न्यूटन्स ने बताया था, उन्होंने बताया था सिर्फ आर टी अपॉन में एम, तो उससे 330 आ रहा था, लेकिन जब एक्चुअल देखा गया तो उसका वैल्यू 320 था वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इसमें गामा इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। गामा अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया, गामा आर टी बाई एम। तो वी आर एम एस और वेलोसिटी ऑफ साउंड का जब रिलेशन निकालेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, रूट में 3 अपॉन में गामा बराबर आ जाएगा, क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन में वेलोसिटी वी आर एम एस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर हो जाएगा रूट में 3 अपॉन में गामा हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आइए आगे बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को किससे निकालेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3, वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2 प्लस वेलोसिटी 3 प्लस वेलोसिटी n अपॉन में n कर देंगे, जितने नंबर ऑफ लिए रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड इसका पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू पूछा जाए तो इसका एवरेज वेलोसिटी आएगा रूट में 8/पाई आर टी अपॉन में एम। एम वो है मोलर मास है, 8/पाई आर टी होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एवरेज को, अगर के टर्म लिखना है तो 8/पाई रूट में 8/पाई के टी अपॉन में एम होता है। या रूट ओवर 8/पाई पी इंटू डी होता है। पी क्या होता है प्रेशर, डी क्या होता है डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में भी आ गया है दोस्तों, ठीक है। यहां तक आ गए हो तो आइए एक और स्पीड की बात करते हैं, डेट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, किसी गैस का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है। आइए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला साइंटिस्टों ने बताया क्या, रूट में 2 RT/m, रूट में 2 RT/m होता है। m क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है दोस्तों। और या इसी को वी एम एस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को निकालना हो तो वी रूट में 2 KT/m होता है। या प्रेशर के टर्म में निकालना हो तो प्रेशर डेंसिटी रूट में 2P/D होता है। पी प्रेशर, डी क्या होता है डेंसिटी होता है। अब यहाँ तक पढ़ लिए दोस्तों। एक चीज और यहाँ पे रिलेशन पूछता है, जो वी आर एम एस और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या रिलेशन होगा, तब वहां पे आप निकाल लोगे।
रूट में 3/2 होता है। वी आर एम एस अपॉन में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वी एम एस का, तो रूट में 3/2, 3 उसका कांस्टेंट वी आर एम एस का और 2 किसका कांस्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। समझ गए। आइए एक बहुत फेमस सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ते हैं, दैट इज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करेंगे दोस्तों। मैक्सवेल मैक्सवेल ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। ग्राफ किसका बनाया, एक तरफ लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरे तरफ लिए स्पीड। एक तरफ लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरे तरफ लिए स्पीड, ठीक है। तब वहां पे एक ग्राफ मिला उसको, और वो ग्राफ क्या था, मोस्ट मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसको बोल दिया गया, ठीक। उसके इस दुनिया से गुजरने के बाद, ठीक है। आइए बात करते हैं, जो एकदम टॉप पे रहेगा वो क्या रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो टॉप पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो रहेंगे एवरेज स्पीड, उसके बाद जो रहेंगे एआरएमएस, ठीक है। अब इसमें रिलेशन पूछता है किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा, दोस्तों जिसका एरिया सबसे ज्यादा उसका वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा। तो एरिया सबसे ज्यादा इसमें देख रहे होगे वीआरएमएस का, या इससे निकाल सकते हो, जब रूट में 3 आता है, रूट में 3 वीआरएमएस का रूट 3, इसका 1.7 आएगा, ठीक है। इसका आता है 1.4 या 1 पॉइंट कह सकते हो 5 आप ले लेते हो। जब इसे सॉल्व करोगे 1.5 ले सकते हो, ठीक है। कितना, और जब रूट 8/पाई को सॉल्व करेगा तो 1.5 ले सकते हो, ठीक है। और जब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को सॉल्व करो, रूट 2 की वैल्यू 1.44 होती है, समझिए 1.44 होती है दोस्तों, समझ गए, आई होप समझ गए होगे। तो ये सबसे ज्यादा किसकी है, वीआरएमएस के, फिर इसके बाद एवरेज की, फिर इसके बाद एमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की आ जाती है। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। अगर समझ गए, आइए आगे बात करते हैं एक अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस लैम्डा एन अपॉन में एन। ये तो नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मीन फ्री पाथ का, कि मीन फ्री पाथ को डायरेक्ट निकालो कि मीन फ्री पाथ कैसे निकालते हैं। 1 अपॉन में रूट 2 एन पाई इंटू डी स्क्वायर। डी क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस, डायमीटर या डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस या डायमीटर कह सकते हो, डाया मीटर, या मैं इसको डिस्टेंस ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे जिस फॉर्म में दिया है डिस्टेंस, ठीक है। डी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक। तो यहाँ पे रिलेशन पूछता है कि जो मीन फ्री पाथ है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली, तो मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1/d² के, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे, ये डायरेक्ट पूछता है। यहाँ तक समझ गए, तो आइए एक रिलेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे कहानी अब धीरे धीरे समझ करते हैं। वीआरएमएस और वीआरएमएस और प्रेशर का रिलेशन निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा दोस्तों। वीआरएमएस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, बस उसका फॉर्मूला है, जो चीज दिखता है वो चीज होता नहीं है, कभी कभी आप ये याद रखिएगा। वीआरएमएस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी आपको याद रखना है। वीआरएमएस और टेम्परेचर का रिलेशन पैराबोलिक आ रहा है, ठीक है। कैसा है, पैराबोलिक आएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और एक लास्ट में दोस्तों अपना जब डिग्री ऑफ फ्रीडम के निकालने का फॉर्मूला आता है टेम्परेचर मिक्सचर का, N1F1T1 प्लस N2F2T2 अपॉन में N1F1 प्लस N2F2, वो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता के आया हूँ, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ गए, तो दोस्तों एक यहाँ पे एक वो वाला भी फॉर्मूला था क्या, क्या गामा का, पॉलीएटॉमिक के गामा का जब वैल्यू निकालना होता है, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, पॉलीएटॉमिक का गामा की जो वैल्यू होती है 4+F होती है, 4+F अपॉन में 3+F होती है। ये शायद मैं पिछली लेक्चर में भी करा के आया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने शायद कराया है। अगर कराया है तो वेल एंड गुड है, नहीं कराया है तब भी वेल एंड गुड है। आप जान लीजिए गामा की वैल्यू क्या होती है पॉलीएटॉमिक के केस में, ये पॉलीएटॉमिक, ठीक है। समझ गए, पॉलीएटॉमिक जैसे SO2 NO2, ऐसे आगे बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। चलिए यहाँ तक हो गया है, तो आइए एक नया स्लाइड लेते हैं, और मैं आपको बहुत प्यारा प्यारा सा, बहुत प्यारा प्यारा सा थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में ये बात है, आप आए यहाँ तक पढ़े, मुझे मजा आया, और शायद आपको भी मजा आया होगा। अगर मजा आया पढ़ के तो क्वेश्चन लगाइएगा ना, तभी तो बात बनेगी। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन लगा लिए हो तो वेल एंड गुड है, फिर एक प्यारी सी स्माइल आप भी करो, और लंच करके सो जाओ या डिनर करके सो जाओ, जो भी है समय वो खा के सो जाओ, ठीक है।
और फिर अगले टाइम एग्जाम दो। ठीक, आई होप समझ गए होगे। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहिए। दैट इज वेल विशेस टू मी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।